नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं पीसीएस में 2005 से लेके 2013 तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये विकास भारती जी के हिंदी मीडियम में नोट्स हैं। और मैंने इसको इंग्लिश में भी कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐड की ताकि ये जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए हो जाए। और देखिए, सबसे पहले आप इसके 6 पार्ट हो चुके हैं और ये 7वां पार्ट है इस वीडियो का, इस वीडियो सीरीज का। और देखिए, सबसे पहले आप इसको जरूर तुरंत लाइक कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और जितना अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं उतना ज़्यादा आपके लिए काम करता रहूँगा और भी कई सारे नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। जो यूपी पीसीएस के कई सारे जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, यूपी की हिस्ट्री, यूपी की ज्योग्राफी, वो सब मुझे करना है। लेकिन अगर आप लोग की तरफ से भी सपोर्ट चाहिए होगा, और ये आप लोग लाइक और शेयर तुरंत करते रहिए। देखिए, 2013 से लेकर 2008 तक के पेपर हम देख चुके थे, और प्लस 2014, 15, 16 का मैं ऑलरेडी पहले यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीएससी 2007 का पेपर। इसमें विकास भारती जी के नोट्स हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है इन्होंने, और जहाँ जहाँ पे इंग्लिश की जरूरत पड़ी वहाँ वहाँ मैंने लिख दिया, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा टफ होती है कई बार। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो साइंस का है। साइंस में देखिए, इसमें इसमें सिर्फ वो करेक्ट वाली चीज़ें लिखी हैं, इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट है कि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं तथा सूर्य ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं, जिससे वे गर्मियों में आरामदेह लगते हैं। वही काले कपड़े जो होते हैं वो सूर्य ऊष्मा का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कपड़े सर्दियों में हमें गर्म लगते हैं। देखिए, बेसिक चीज इसमें क्या है कि जो वाइट क्लॉथ्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर वो पूरा का पूरा जो लाइट है उनके ऊपर जो फॉल करती है वो पूरा उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो वो जो वाइट कलर होता है, जो वाइट कलर होता है क्लॉथ में, वो एकदम लिटिल लाइट ऑब्जॉर्व करता है। और जो ब्लैक होता है वो पूरा का पूरा, ये जितनी भी उस पर लाइट पड़ती है ज्यादातर वो अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लैक इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर, व्हाइट इज ए परफेक्ट रिफ्लेक्टर। और यही जो लाइट होती है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। और इसी की वजह से अगर आप बोला जाता है कि जो गर्मियों में हमको कपड़े पहनने चाहिए वो व्हाइट कलर के पहनने चाहिए, क्योंकि वो कंप्लीट रिफ्लेक्ट कर देगा, तो लाइट उसमें अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, तो आपको हीट नहीं लगेगी। और जो अगर आप ब्लैक कलर के क्लॉथ देखें, काले कलर के, तो वो जाड़ों में पहननी चाहिए, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट को, और वही हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ये इसका रीजन है। तो ब्लैक कलर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, और जो व्हाइट कलर है वो पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए, ये कुछ यंत्र लिखे हुए हैं और इसका कार्य लिखे हुए हैं। इसमें पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे ये स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है, रक्त दाब मापने में होता है ये। दूसरा है टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या करता है, वायुयानों तथा मोटर नाव की गति नापने में होता है। देखिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक रे ऑफ लाइट निकलती है लेजर टाइप की, और अगर आप उसके जो व्हीकल होता है, जो व्हील होता है, उसमें अगर आप इसमें इस लाइट को अगर आप थ्रो करेंगे तो वहां पे आरपीएम निकल जाता है, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, उससे मेजर किया जा सकता है। उससे वर्किंग स्पीड मेजर की जा सकती है इंजन की, वायुयानों तथा मोटर नाव दोनों में। तो टैकोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द वर्किंग स्पीड ऑफ एन इंजन एंड स्पेशली इन रोड व्हीकल टिपिकली इन रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो आरपीएम इसे निकालता है। टैकोमीटर को स्पीड मापने के लिए करते हैं। तीसरा है एक्टीमीटर। इसको करते हैं सूर्य किरणों की तीव्रता मापने के लिए। चौथा है बैरोमीटर। ये वायुदाब मापने के लिए होता है, ये तो सबको पता ही है। जो एयर प्रेशर होता है उसके लिए बैरोमीटर होता है यूज। नेक्स्ट इसमें फैक्ट है, जो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं उनको ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या होता है, वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है जो रेफ्रिजरेटर में जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फ्रेश रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस यूज होता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट है, एड्स को जांचने के लिए किस टेस्ट का यूज होता है, तो एड्स को जांचने के लिए ELISA एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंप्यूटर की आईसी चिप किस मटेरियल की बनी होती है, जनरली ये सिलिकॉन की बनी होती है। आप देख लिए, कंप्यूटर की जो आईसी चिप है वो प्रायः सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार्विक 7 क्या है, जार्विक 7 एक कृत्रिम मित्र है। जार्विक 7 इट इज एन परमानेंट आर्टिफिशियल आर्ट, और ये जार्विक 7 ये सबसे पहले 1982 में किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्रालय जो होते हैं, जो टॉयलेट्स होते हैं, उसके पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध, जो पंजेंट टाइप की स्मेल होती है, काफी ज्यादा तेज होती है वो, और वो होती है अमोनिया गैस की।
तो जो टॉयलेट्स के बाद जो जो जैसे बदबू सी आती है, जो पंजेंट स्मेल होती है, काफ़ी तेज चुभती, वो अमोनिया गैस की होती है। वैसे भी यूरिन में जो ये अमोनिया गैस होती है, इसमें अमोनिया गैस की आती है, अमोनिया गैस वहाँ पे बनती है टॉयलेट के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ये होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 36.9 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो करीबन 37 डिग्री के आसपास होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। एग्जैक्ट अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है 36.9 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं विकास भारती जी को करेक्ट करना चाहूंगा, ये विश्व नहीं है, ये एक्चुअली पूरे ब्रह्मांड में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ये इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। और सेकंड नंबर पे होता है हीलियम। कल मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था कि मोस्ट अबंडेंट पूरे यूनिवर्स में कौन सा होता है, हाइड्रोजन, हीलियम। फिर अगर आप देखें मोस्ट अबंडेंट पूरे अर्थ में कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। फिर नंबर सेकंड पे सिलिकॉन है। और मोस्ट अबंडेंट जो अगर हम मेटल की बात करेंगे पूरे अर्थ में, तो वो एल्यूमिनियम है। मोस्ट अबंडेंट हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है, वो होता है ऑक्सीजन। तो ये सब मैं कल बता चुका हूँ, आप वाला वीडियो देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है साइंस का वीडियो वो। तो इसमें ये विकास भारती ने लिखा है विश्व में सर्वाधिक नहीं, ये विश्व में नहीं, ब्रह्मांड में होगा। अगर अर्थ की बात करेंगे तो उसमें तो ऑक्सीजन हो जाएगा, एलिमेंट ऑक्सीजन हो जाएगा अर्थ में मोस्ट अबंडेंट, लेकिन मेटल कौन सा है, वो है एल्यूमिनियम। तो पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। सेकंड मोस्ट है सिलिकॉन, लेकिन पूरे अर्थ में एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोस्टेट क्या करता है? थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। देखिए, थर्मोस्टेट में यही होता है कि जो हीट लॉस हो जाता है वो जीरो, मतलब जिस भी रिक्वायर्ड, अगर आप टेम्परेचर में आपको रखना है, गर्म रखना है पानी को तो गर्म रखेगा, ठंडा रखना है तो ठंडा रखेगा, मतलब एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है। तो थर्मोस्टेट इज अ component which senses the temperature of a system so that the system's temperature is maintained near the desired set point। जो जितना भी आप डिजायर्ड रखते हैं उतना ही। आपने देखा होगा जैसे स्कूलों में जो जाते थे हम लोग, जब थर्मस वर्मस लेके, उसमें कई बार वो थर्मोस्टेट वाले जो थर्मस ले जाते थे कि अगर ठंडा पानी ले गए तो ठंडा ही रहेगा, गर्म ले गए तो गर्म ही रहेगा, हीट लॉस जीरो हो जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पॉलीथीन की थैलियों को पॉलीमर से बने होने के कारण नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, आपका इतना सपोर्ट हमको चाहिए होगा। लाइक के साथ साथ आप इसको शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप और ज्यादा दरिया दिल हैं तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हमारा ये पेटीएम नंबर दिया हुआ है 7838692618, इस पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो की लिंक है, वहां भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप। लेकिन लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, चाहे आप कंट्रीब्यूट करें या ना करें। फिर ये देखिए, पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा कैसे किया जाता है। जो टोटल जो ये जितना भी ये जो ये होता है वित्त का, मतलब फाइनेंसेस का जो बंटवारा होता है, वित्त आयोग करता है वो। वित्त आयोग देखिए, फाइनेंस कमीशन ये 1951 में बना था, और इसको इसको अंडर आर्टिकल 280 आर्टिकल 280 के तहत इसको बनाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये क्या करता है, ये फाइनेंशियल जो रिलेशंस होते हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में, जो भी टैक्सेस मतलब कलेक्ट होते हैं, जो नेट टैक्सेस होता है, उसको स्टेट और सेंटर के बीच में जो भी फॉर्मूला होता है उस हिसाब से बांटता है। जैसे जो लास्ट फाइनेंस कमीशन था, उसने बोला था कि ये स्टेट्स को 42% मिलेगा, 32% से बढ़ा के। फिर नेक्स्ट इरडा क्या है? इरडा मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये क्या करेगी, इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनियां उनको रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है SEZ यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब पारित किया गया? इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट, और इसीलिए एशिया का सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो गुजरात के कांडला में हुआ था स्थापित। उसकी दूसरी बात यह कि उसके बाद फिर इंडिया ने एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए और भी कई सारे स्टेप लिए, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी को अनाउंस किया था इंडिया ने 2001 में, ये आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद लोकसभा ने, पार्लियामेंट ने, और सबने, पार्लियामेंट ने मतलब कुल मिला के SEZ जो एक्ट है इसको पारित किया 2005 में, तो वही इसमें पूछा गया है। तीसरी बात यह कि फाइनली जो SEZ है वो इंप्लीमेंट कब किया गया था? 2006 में। तो 3 डेट याद रखनी है SEZ की। अनाउंस कब किया गया? 2000 में।
पार्लियामेंट ने कब पास किया? 2005 में। और इम्प्लीमेंट कब किया गया? ये करीबन फरवरी 2006 में किया गया। तीनों डेट याद रखिएगा। एसईजेड का मेन जो पर्पस वही है, एक्सपोर्ट प्रमोट करना। जो भी कंपनियां एक्सपोर्ट के लिए जो भी चीजें बनाती हैं उनको गवर्नमेंट बहुत सारी प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर देती है, प्लस उनको बहुत सारी रियायतें देती है, टैक्स बेनिफिट देती है, ये सब देती है। एसईजेड का मतलब यही एक्सपोर्ट प्रमोट करना, जॉब्स बढ़ाना इंडिया में, ये सब चीजें हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना, ये सब है। तो ये हो गया पूरा अपना ये साइंस वाला, और ये हो गया अपना पॉलिटी वाला। अब देखिए 2007 में जो इंडियन हिस्ट्री पे और इंडियन नेशनल मूवमेंट पे जो क्वेश्चन आए थे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये थे महर्षि पतंजलि। देखिए इंडिया, अगर आप देखिए हिंदू फिलॉसफी में 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल है और 3 है अपने ये नॉन ऑर्थोडॉक्स। मतलब कि ऑर्थोडॉक्स मतलब वही है कि जो वेदा की सिस्टम में बिलीव करते हैं, और नॉन ऑर्थोडॉक्स वो किसी में बिलीव नहीं करते हैं, जैसे आजीविका है, करवाका है, वो सब है उसमें। 6 क्लासिकल स्कूल कौन कौन से हैं? जो षट दर्शन है वो है संख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, फिर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसमें से सबके फाउंडर भी आपको पता होने चाहिए, वरना मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो इस पे क्लिक, ये कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें वीडियो चाहिए कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ मैं इस पे जो ये क्लासिकल स्कूल्स हैं इस पे एक वीडियो बना दूं, इंग्लिश स्क्रिप्ट में, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। योग दर्शन के प्रतिपादक है महर्षि पतंजलि है। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थापित है? कोणार्क में है। अकबरनामा के राइटर कौन थे? अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। फिर मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? कानून से संबंधित है। ठीक है, ये कानून। देखिए ये मैं इसमें जूम इन जूम आउट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसमें मदद रहे और जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस करा जा कर सकूँ। मुझे ऐसा चश्मे की जरूरत नहीं है। किसी हमारे चाहने वाले ने ये लिखा था कि हम चश्मा लगा लेना चाहिए, वैसे मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ और मुझे, मेरी आंखें बहुत तेज है, 6/6 हैं बिल्कुल। ये मैं आप लोगों के लिए जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए जा सके, जूम किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन यानी कि मास मूवमेंट। इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल था, महात्मा गांधी से पहले किसी ने भी मास मूवमेंट नहीं चलाया था। सबसे पहला जो मास मूवमेंट बोला जाता है वो है असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920 में चलाया गया था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930 में स्टार्ट किया गया था। फिर महात्मा गांधी ने 1931 में चले गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने, फिर आ गए वहां से गुस्सा होके और फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2 चालू कर दिया था। भारत छोड़ो या क्विट इंडिया आंदोलन 1942 में चलाया गया। तो ये सब मास मूवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त या फिर परमानेंट सेटलमेंट प्रारंभ किया गया था। तो परमानेंट सेटलमेंट कौन, किसके शासनकाल में आया था? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने 1906 में की थी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि फर्स्ट। देखिए अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का मतलब फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट का नाम लेंगे, वो थी श्रीमती एनी बेसेंट, 1917 में कोलकाता सेशन में बनी थी। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम लिया जाएगा तो वो है सरोजिनी नायडू, 1925 में कानपुर सेशन में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था उसके समझौते का सीधा संबंध क्या है? वो है भारतीय दलित वर्ग से है वो। देखिए पूना पैक्ट वही था कि 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे गांधी जी। एक ही में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, सेकंड वाली में, और उसमें भी वो गए वहां पे और दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। तो इसीलिए फिर ये गांधी जी गुस्सा होके बैठ गए थे यहाँ पे पुणे में, आगा खान जो पहले से वहां पे जेल में, सॉरी वहां पे नहीं, यरबडा में बैठे थे शायद, हाँ। और फिर उसके बाद BR अम्बेडकर आए थे और उनको मनाने, और कई बहुत ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट मत रखो आप, चलो आप रिजर्वेशन सीटें बढ़ा लो। और ये सब जो रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें, ये सब वहीं से आई हैं। तो ये पूरा पैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि श्री अरबिंदो आश्रम ये कहाँ पे? पौंडीचेरी में है। पॉलिटिक्स से कुछ क्वेश्चन है कि कोई विधेयक, धन विधेयक होता है या नहीं, उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निश्चय अंतिम होता है। मतलब आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है कि कोई भी जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं, उस पे कौन फाइनल डिसाइड करेगा? लोकसभा का स्पीकर। और इसी का डिसीजन फाइनल होता है, आर्टिकल 110 में लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। मतलब जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इट इज अ लीगल राइट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये आप याद रख सकते हैं। पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था और फिर आर्टिकल 300A के तहत इसको रख दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, एंड नाउ इट इज अ लीगल राइट ओनली, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व तभी हटाया जा सकता है जब लोकसभा सदन के समस्त सदस्यों को बहुमत से हटाने का, मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए। टोटल लोकसभा में जितनी भी स्ट्रेंथ है 545 है, तो उसका आधा कर लो। उतने लोग जब फाइनल करेंगे तभी वो हो पाएगा, तभी लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को हटाया जा सकता है। लोग मतलब 545 डिवाइड बाई 2 कर लो तो कितना आएगा, 223 करीबन मेंबर चाहिए लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए। स्पीकर को लोकसभा हटा सकते हैं कि अगर रिजोल्यूशन पास किया जाता है किससे, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ हाउस एज पर आर्टिकल 94 एंड 96। ये देखिए लिखा हुआ है, स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय द लोकसभा बाय रिजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ हाउस पर आर्टिकल्स 94 एंड 96। स्पीकर को और भी दूसरी तरह से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर लोकसभा के मेंबर अंडर सेक्शन 7 और 8 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का, उससे अगर ये प्रूव हो जाए कि जो लोकसभा के स्पीकर है उसने मनी बिल को गलत ये सर्टिफाई कर दिया, तो भी हटाया जा सकता है। मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, मतलब सेमी या जो क्वाजी फेडरल बोलते हैं, कि पूरी तरह से फेडरल भी नहीं है, पूरी तरह से यूनिटरी भी नहीं है। ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फेडरल एंड यूनिटरी। सॉरी, आज थोड़ा सा मैं कल से खांसी मुझे आ रही है और कोल्ड एंड कफ हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए देखिए लगा रहता हूँ, तो इसीलिए आप लोग भी वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन यानी कि पॉवर्टी रिमूवल का नारा ये ऑफिशियली दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, और ये इलेक्शन में यूज़ किया गया था। जो गरीबी हटाओ वाला होता है, जो इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि वो कहते हैं कि इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ कि गरीबी हटाओ, तो वो कब हुआ था, वो हुआ था इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी ने यूज किया था, वो 1971 के आसपास हुआ था वो, तो ये आप याद रख सकते हैं। वो तब चल रही थी 4थी पंचवर्षीय योजना, और फाइनली इसको गरीबी उन्मूलन को 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये मतलब 5th 5 ईयर प्लान में ये लाई गई थी ऑफिशियली। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम मापन दादा भाई नौरोजी ने 1867 से लेकर 68 में किया था। पहली बार मतलब नेशनल इनकम इंडिया की किसने निकाली थी, दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट मैं बता चुका हूँ पहले ही। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे। डोनबास क्षेत्र ये किस लिए फेमस है, डोनबास एक्चुअली ईस्ट यूक्रेन में है, कोयले के लिए बहुत फेमस है। देखिए मैंने आपके लिए मैप कलेक्ट करके रखा है, तो इट इज़ अ डोनबास, और ये ईस्ट यूक्रेन में है, ये कोयले के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। डोनबास इज बेसिकली फेमस फॉर कोल माइनिंग। नेक्स्ट है ये, और ये ईस्ट यूक्रेन में। किम्बरले किस लिए फेमस है, किम्बरले प्रसिद्ध है स्वर्ण खनन के लिए, गोल्ड माइनिंग के लिए भी है। देखिए किम्बरले के बारे में और भी फैक्ट देख लीजिए। किम्बरले में एक्चुअली डायमंड जो माइंस हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बिग होल बोलते हैं। तो किम्बरले गोल्ड माइनिंग के लिए भी फेमस है और डायमंड माइनिंग के लिए भी फेमस है। डायमंड माइन को बोलते हैं बिग होल, और दिस इज द लार्जेस्ट डायमंड माइन इन द वर्ल्ड। और ये किम्बरले ये कैपिटल सिटी है, ये नॉर्थ केप में साउथ अफ्रीका में, और इसमें कहाँ कौन कौन से रिवर है, वॉल और ऑरेंज। किम्बरले मतलब बेसिकली किसके लिए, गोल्ड और डायमंड दोनों की माइनिंग के लिए फेमस है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है। देखिए ये ग्रेट जो स्कार्पमेंट है, ये देखिए देख सकते हैं, ये जो ड्रैकेंसबर्ग ये माउंटेन कहाँ कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में भी और लिसोथो में भी। लिसोथो ऐसा कंट्री है अफ्रीका का जो कि पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, पूरी तरह से इसकी बाउंड्री मतलब साउथ अफ्रीका के बीचों बीच बसा हुआ है सब ये लिसोथो। और जो ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है ये इसमें भी है, देखिए ग्रेट स्कार्पमेंट की जो रेंज है, ये ईस्ट साइड में रेड कलर का दिख रहा है, ये है पूरा ड्रैकेंसबर्ग, और ये है इसमें साउथ अफ्रीका में भी है, लिसोथो में भी है। फिर नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले मतलब इक्वेटर के निकट जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। इनको बहुत ज़्यादा ही डेंस होते हैं क्योंकि इक्वेटर में रोज बारिश होती रहती है। फिर जादूगुडा जो माइंस है वो यूरेनियम के लिए फेमस है। नेक्स्ट शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, मतलब अर्थ की ट्विन किसको बोला जाता है, वीनस को। वीनस को अर्थ की
ट्विन क्यों बोला जाता है? वीनस इज ऑफन कॉल्ड अर्थ सिस्टर प्लैनेट और ट्विन बिकॉज ऑफ द थ्री मेजर सिमिलरिटीज, तीन मेजर सिमिलरिटीज की वजह से शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और वो है पहला नंबर का, लोगों दोनों का साइज लगभग सेम है, दोनों का मास लगभग सेम है, दोनों का कॉम्पोजिशन जिस मटेरियल से बनी हुई वो सब लगभग सेम है, यानी कि एसएमसी। तो वीनस और अर्थ का एसएमसी सेम है, इसीलिए सेम है मतलब अप्रॉक्सीमेटली क्लोज है काफी, इसीलिए उसको अर्थ वीनस इज नोन एज सिस्टर प्लैनेट और ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ। और दूसरी बात, एक और फैक्ट है कि वीनस का जो रोटेशन पीरियड है वो 225 दिन का है। तो ये आप याद रख सकते हैं। वीनस अगर देखें आप तो सेकंड प्लैनेट है सन से। ये देखिए वीनस अगर आप रोटेशन पीरियड के मामले में देखेंगे तो वीनस का रोटेशन पीरियड जितने भी 8 प्लैनेट इस समय बचे हैं प्लूटो को हटाने के बाद सबसे ज्यादा है उसमें। और दूसरी बात यह कि वीनस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब बाकी सब वेस्ट से ईस्ट की तरफ करते हैं, वीनस और यूरेनस ईस्ट से वेस्ट की तरफ करते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, वीनस का रोटेशन पीरियड जितने भी प्लैनेट से सबसे ज़्यादा है, 225 दिन के करीब है ये, 225 अर्थ डेज के करीब है। फिर इंडिया में जूट का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वेस्ट बंगाल में बता चुका हूँ मैं आपको पहले भी। उत्तर भारत ने उप हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को तराई, ठीक है ये मैं आपको बता चुका हूँ। बीटीबी के यानी कि भाबर तेराई, भंगर और खद्दर, और फिर उसके बाद बोंग यानी कि जो भंगर होता है वो ओल्ड एल्यूवियम होता है और न्यू एल्यूवियम होता है खद्दर। वो मैं आपको पहले ट्रिक बता चुका हूँ, वो ट्रिक देख लेना प्लेन्स को, नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स को याद रखने की। वही इसमें तराई पूछा है। सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ दादर एंड नागर हवेली। पीली क्रांति, ये येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, ऑयल सीड उत्पादन से है ये। सुपर राइस या फिर महादान विकसित किसने किया? जीएस खुश ने। मक्के की या मेज की खेती की जाती है खरीफ के मौसम में। भारत में केसर का सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन होता है वो होता है कश्मीर में। आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु, ठीक है। और पॉपुलर जो ट्रीज होते हैं उनको डस्ट पॉल्यूशन को रोकने के लिए किया जाता है, डस्ट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है पॉपुलर। फिर ये यूपी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे स्थापित है? बिठूर में, कानपुर में, जहां से हम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का? ब्रजभूमि का, उत्तर प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार वाला जिला है ललितपुर। फिर हिंडाल्को कहाँ पे स्थित है? रेणुकूट में। फिर अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जो जिला है वो है हमीरपुर। इसी के साथ 2007 का जो पूरा पेपर है वो हमने समाप्त कर लिया है। और अभी तक हम 2016 से लेकर 2007 तक के उत्तर प्रदेश पीसीएस के पेपर पूरे सॉल्व कर चुके हैं। ये वाला जो वीडियो है आप दूसरे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पीसीएस में, एसएससी में, यूपीएससी में, रेलवे, बैंकिंग, कई सारे क्वेश्चन आपस में सफल होते रहते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन और भी एग्जामों में पूछा सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को तुरंत लाइक करके जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा अगर आपको चाहिए कि ये सब चीजें मैं कंटिन्यू रखूं, क्योंकि डिसलाइक्स ज्यादा आ रहे हैं। अगर डिसलाइक का रेशियो ज्यादा होता रहा तो फिर हम ये समझेंगे कि हमारा जो काम है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, फिर हमको अपना काम बदलना पड़ेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज डू लाइक एंड शेयर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पेटीएम नंबर है हमारा 7838692618, इस पे कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो की लिंक दी हुई है, वहां भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे 2006 और 2005, तो 2005 से लेकर 2016 तक का हम पूरा पीसीएस का पेपर देख लेंगे। थैंक यू।